इतिहास के पन्नों में कुछ नाम स्याही से नहीं, खून और पसीने से लिखे जाते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ राजा नहीं होते। ऐसा ही एक इंसान जिसने 30 साल, जी हां, 30 साल से भी कम उम्र में आधी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर ली। ग्रीस के समंदर से लेकर मिस्र के रेगिस्तान तक, फारस के महलों से लेकर भारत की सरहदों तक, जिसके नाम की गूंज से ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। आज हम उसी तूफान की कहानी सुनेंगे। द वर्ल्ड कॉन्करर, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिक एआई के एक और रोमांचक एपिसोड में। आज हम समय में पीछे चलेंगे 2300 साल पहले और जानेंगे मैसिडोनिया के उस राजकुमार की कहानी जिसका सिर्फ एक ही सपना था, विश्व विजेता बनना। आखिर कैसे 20 साल का एक लड़का दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बना, और क्या थी उसकी वो आखिरी इच्छा जो आज भी एक रहस्य है। इस अद्भुत सफर पर हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व मकदूनिया की राजधानी पेला में राजा फिलिप के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिकंदर। उसी रात दुनिया के 7 अजूबों में से एक आर्टेमिस का विशाल मंदिर भीषण आग में जलकर राख हो गया। इतिहासकार प्लूटार्क लिखते हैं कि ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक संकेत था कि दुनिया को जीतने वाला योद्धा जन्म ले चुका है। सिकंदर की मां ओलंपियास का ये अटूट विश्वास था कि उनका पुत्र किसी साधारण राजा की नहीं बल्कि स्वयं देवताओं के राजा ज़्यूस की संतान है। उन्होंने बचपन से ही ये बात सिकंदर के मन में गहराई से बैठा दी थी। यही कारण था कि सिकंदर खुद को एक मामूली इंसान नहीं मानता था। वो खुद को एक ऐसे दिव्य मिशन पर निकला हुआ योद्धा समझने लगा जिसे पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए ही भेजा गया है। सिकंदर की इस महानता को गढ़ने में महान दार्शनिक अरस्तू का सबसे बड़ा हाथ था। राजा फिलिप ने दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को अपने बेटे का गुरु नियुक्त किया। अरस्तू ने सिकंदर को केवल राजनीति और युद्ध कौशल ही नहीं बल्कि विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन की भी गहरी शिक्षा दी जिसने उसकी सोच को विशाल बना दिया। इसी दौरान एक और ऐतिहासिक घटना घटी। एक जंगली और खूंखार घोड़ा ब्यूसिफॉलस, जिसे कोई भी घुड़सवार वश में नहीं कर पा रहा था, उसे किशोर सिकंदर ने अपनी चतुराई से शांत कर दिया। उसने पहचान लिया था कि घोड़ा अपनी ही परछाई से डर रहा है। जब सिकंदर उस अजेय घोड़े पर सवार हुआ तो राजा फिलिप ने भावुक होकर कहा था, मेरे बेटे, अपने लिए एक अलग साम्राज्य खोजो क्योंकि मकदूनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। क्या 336 ईसा पूर्व मैसिडोनिया का दरबार उत्सव में डूबा था, तभी राजा फिलिप की रहस्यमयी हत्या ने पूरे यूनान को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर के सिर पर वो ताज सजा जिसे संभालने के लिए पूरी उम्र भी कम थी। लेकिन दुनिया उसे अभी एक बालक समझ रही थी। इसे एक सुनहरा अवसर समझकर ग्रीस के कई राज्य विद्रोह की आग में जल उठे। उन्हें लगा कि एक नौजवान राजा की पकड़ कमजोर होगी। थीब्स का विद्रोह सिकंदर के लिए पहली बड़ी चुनौती थी और उसका जवाब इतना खौफनाक था कि इतिहास कांप उठा। सिकंदर ने थीब्स को दया नहीं दी, उसने उसे राख में बदल दिया। हजारों साल पुरानी सभ्यता और उसकी विरासत चंद घंटों में मिट्टी में मिल गई। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी ताकि हर कोई उसकी ताकत से कांप उठे। उस दिन सिर्फ घर ही नहीं जले बल्कि पूरे यूनान को यह संदेश मिला कि अब राजाओं का नहीं बल्कि सिकंदर के साम्राज्य का दौर शुरू हो चुका है। उस राख के ढेर को देखकर ग्रीस समझ गया कि गद्दी पर बैठने वाला यह शख्स कोई साधारण राजा नहीं बल्कि एक महाप्रलय है। थीब्स को राख में मिलाने के बाद सिकंदर का अगला निशाना अब यूनान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर हखामनी साम्राज्य पर्शियन एम्पायर था। सिकंदर अपनी सेना के साथ हेलेस्पोंट पार कर एशिया की धरती पर कदम रखता है। उसका मुकाबला किसी साधारण सेना से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सम्राट दारा तृतीय डेरियस III से होने वाला था। ग्रानिकस की जंग की शुरुआत होती है ग्रानिकस नदी के किनारे। जहां फारसी सेना को लगा कि नदी की ढलान और उनकी विशाल संख्या सिकंदर को रोक लेगी, वहीं सिकंदर ने सीधे पानी में उतरकर मौत को चुनौती दी। वो एक ऐसा पागलपन था जिसने फारसियों के हौसले पस्त कर दिए। सिकंदर की जान जाते जाते बची, लेकिन जीत उसी की हुई। इस हार ने दारा की नींद उड़ा दी। अब वो खुद मैदान में उतरा। इसिस के मैदान में जब दोनों आमने सामने आए तो दारा की सेना समंदर की लहरों की तरह विशाल थी। उसे अपनी जीत पर पूरा यकीन था, लेकिन वो सिकंदर की फालनेक्स रणनीति को नहीं समझ पाया। वो ऐतिहासिक पल जब युद्ध अपने चरम पर था, सिकंदर ने अपनी सेना को छोड़कर सीधा दारा की तरफ हमला बोल दिया। मौत को इतना करीब देख इतिहास का सबसे शक्तिशाली सम्राट अपना रथ छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। उस दिन फारस की शान मिट्टी में मिल गई। दारा की हार सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी बल्कि ये एशिया के दरवाजे सिकंदर के लिए हमेशा के लिए खुलने की शुरुआत थी।
दुनिया ने देख लिया था कि अब सिकंदर रुकने वाला नहीं है। मैसेडोनिया और फारस की जंग के बीच सिकंदर की नजर एक ऐसे देश पर पड़ी जो अपनी रहस्यमयी सभ्यता और धन दौलत के लिए जाना जाता था, मिस्र यानी इजिप्ट। ईसा पूर्व 332 में गाजा की घेराबंदी जीतने के बाद सिकंदर ने मिस्र की ओर कूच किया। यहाँ की कहानी बाकी युद्धों से अलग थी। मिस्र उस समय फारसी शासन के अधीन था और वहाँ के लोग फारसियों से नफरत करते थे। जब सिकंदर अपनी सेना के साथ पहुंचा तो मिस्र के लोगों ने उसका विरोध करने के बजाय उसे एक मुक्तिदाता, लिबरेटर के रूप में देखा। बिना एक भी तलवार चलाए मिस्र सिकंदर के कदमों में था। सिकंदर ने रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में हफ्तों का सफर तय किया और सिवा ओएसिस पहुंचा। वहां अमुन के मंदिर में पुजारियों ने उसे ईश्वर का पुत्र और मिस्र का अगला फिरौन यानी फारो घोषित कर दिया। इस घटना ने सिकंदर के मन में यह विश्वास पक्का कर दिया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक देवता है। नील नदी के मुहाने पर सिकंदर ने एक ऐसे शहर की नींव रखी जो आने वाली कई सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान और व्यापार का केंद्र बनने वाला था, अलेक्जेंड्रिया। मिस्र को जीतने के बाद सिकंदर का आध्यात्मिक और राजनैतिक कद इतना बढ़ चुका था कि अब उसे रोकना नामुमकिन था। उसकी अगली मंजिल फिर से दारा की ओर थी, जहां साम्राज्य का अंतिम फैसला होना बाकी था। इसिस के मैदान में दारा की हार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन सिकंदर का लक्ष्य सिर्फ एक युद्ध जीतना नहीं बल्कि पूरे एशिया पर राज करना था। आगे बढ़ते हुए सिकंदर पहुंचा फ्रिगिया, जहां सदियों पुरानी एक पहेली उसका इंतजार कर रही थी, गॉर्डियन नॉट। एक ऐसी गांठ जिसे कोई नहीं खोल पाया था। मान्यता थी कि जो इसे खोलेगा वही एशिया का भाग्य विधाता बनेगा। सिकंदर ने घंटों मेहनत नहीं की। उसने अपनी म्यान से तलवार निकाली और एक झटके में उस गांठ को काटकर रख दिया। दुनिया समझ गई, सिकंदर पहेलियां सुलझाता नहीं, उन्हें खत्म कर देता है। दारा तृतीय अभी भी जिंदा था और एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत बटोर चुका था। साल था 331 ईसा पूर्व। मैदान था गौगामेला। दारा के पास लाखों की सेना, युद्ध वाले हाथी और पहियों पर तलवार लगे खतरनाक रथ थे। मंजर ऐसा था कि आसमान भी धूल से ढक गया था। सिकंदर ने यहाँ अपनी सबसे बेहतरीन चाल चली। उसने दारा की सेना को किनारे से उलझाया और जैसे ही बीच में एक छोटी सी जगह दिखी, वो अपने घुड़सवारों के साथ सीधे दारा की ओर लपका। मौत को अपनी ओर बढ़ता देख दारा का साहस फिर जवाब दे गया। वह युद्ध छोड़कर भाग खड़ा हुआ। गौगामेला की इस जीत ने फारसी साम्राज्य की कमर तोड़ दी। दारा की मौत के बाद सदियों पुराना हखामनी साम्राज्य हमेशा के लिए मिट गया। सिकंदर अब सिर्फ मैसेडोनिया का राजा नहीं बल्कि किंग ऑफ एशिया बन चुका था। दुनिया को जीतने का ख्वाब लेकर सिकंदर भारत की सरजमी पर पहुंचा। सामने उफनती हुई झेलम नदी का वो किनारा था जहां इतिहास का सबसे भयानक युद्ध छिड़ने वाला था। एक तरफ सिकंदर की विश्व विजेता सेना और उसकी चालाक रणनीति थी, तो दूसरी तरफ राजा पोरस का अदम्य साहस और विशाल गज सेना। भारी बारिश के कारण जमीन दलदल बन चुकी थी। रथों के पहिए कीचड़ में धंस रहे थे और भारतीय धनुर्धरों के लिए अपने भारी धनुषों को जमीन पर टिकाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी भीषण संग्राम शुरू हुआ। हाथियों की गगनभेदी चिंगाड़, यूनानी भालों की सनसनाहट, तलवारों की खनक और गिरते हुए योद्धाओं की चीखें। राजा पोरस खुद अपने विशाल हाथी पर सवार होकर अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे थे। शरीर घावों से छलनी था, लेकिन हौसला हिमालय जैसा अटल। युद्ध का अंत हुआ। थकावट और घावों के कारण पोरस हार गया। उसे बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। धूल और खून से सने होने के बावजूद उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो हारा जरूर था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी अपराजेय थी। सिकंदर ने ऊंचे सिंहासन से सामने खड़े जख्मी पोरस से पूछा, बताओ पोरस, अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी पोरस की दहाड़ गूंजी, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह सुनकर सिकंदर दंग रह गया। उसने दुनिया के कई राजाओं को झुकते देखा था, लेकिन ऐसी गरिमा और बहादुरी पहली बार देखी थी। इस दिलेरी ने सिकंदर का दिल जीत लिया। सम्मान के प्रतीक स्वरूप उसने न सिर्फ पोरस को सम्मान सहित आजाद किया, बल्कि उसका पूरा राज्य और कुछ नए इलाके भी उसे सौंप दिए। झेलम के मैदानों में राजा पोरस के अदम्य साहस को देखने के बाद सिकंदर की नजरें अब भारत के हृदय मगध की ओर थीं। सामने विशाल गंगा नदी बह रही थी, वो नदी जिसके उस पार एक और महायुद्ध खड़ा था। लेकिन सिकंदर के सामने इस बार पोरस जैसा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही सेना खड़ी थी। ये वो सैनिक थे जिन्होंने लगातार 8 सालों तक दुनिया के हर कोने में युद्ध लड़ा था। वे थक चुके थे। घावों से भरे शरीर और अपनों से मिलने की तड़प ने उनके हौसलों को पस्त कर दिया था। उन्हें खबर थी कि आगे मगध की सेना के पास हजारों हाथियों का ऐसा सैलाब है जिसे पार करना नामुमकिन होगा। यह इतिहास का वो मोड़ था जहां पहली बार
हाँ, पहली बार विश्व विजेता कहलाने वाले सिकंदर को रुकना पड़ा। जो योद्धा कभी युद्ध भूमि में नहीं हारा, वो अपने ही सैनिकों की थकान और जिद के आगे हार गया। नदी के उस पार सुनहरा भविष्य था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महान सिकंदर का विजय रथ थम गया और भारत की सीमाओं से लौटते समय सिकंदर का भाग्य पूरी तरह बदल गया। थकावट और प्रतिकूल मौसम के बीच एक घातक बीमारी ने उसे बुरी तरह घेर लिया। 323 ईसा पूर्व में जब वो बेबीलोन पहुंचा तो उसकी हालत और बिगड़ गई। जिस योद्धा ने अजेय साम्राज्यों को धूल चटाई थी, वो सिर्फ 32 साल की उम्र में जिंदगी की जंग हार गया। उसकी मौत की खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, लेकिन आज तक ये एक अनसुलझा रहस्य है। क्या वो वास्तव में किसी बीमारी का शिकार हुआ था या उसे सत्ता के लालच में जहर देकर मारा गया था? सिकंदर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका विश्व विजेता बनने का सपना कभी नहीं मरा। भले ही उसका साम्राज्य बिखर गया, लेकिन उसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपनी जीत से न केवल देशों को जीता, बल्कि पहली बार पूर्व और पश्चिम की सीमाओं को एक साथ जोड़ा। इस मेल ने सदियों पुरानी दूरियों को मिटाकर संस्कृति, ज्ञान और विभिन्न सभ्यताओं को एक अटूट सूत्र में पिरो दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस योद्धा की जिसने महज 32 साल की उम्र में दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सिकंदर की मौत के साथ ही उसका बनाया हुआ विशाल साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इतिहासकार कहते हैं कि जाते जाते सिकंदर ने एक बहुत बड़ी सीख दी थी। दुनिया को जीतने निकला वो महान सम्राट जब मरा तो उसके हाथ खाली थे, ताकि दुनिया देख सके कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। आज उसका साम्राज्य भले ही अस्तित्व में न हो, लेकिन उसकी बहादुरी और विश्व विजेता बनने का उसका जुनून आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। क्या आपको लगता है कि अगर सिकंदर भारत के अंदर तक आता तो क्या वो राजा पोरस या मगध के नंद साम्राज्य को हरा पाता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको सिकंदर की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए